guys, welcome back to my channel. This is me Saili and hope you guys are doing great. So thank you so first of all, thank you so much for giving me this much of love. This is completely insane and I'm really grateful for every single comment, like, message, subscribe and everything. Okay. So and also I'll give a shout out to all those people who supported me till today, till this date in the end of the video. So stay tuned till the end. हाँ, तो रही बात चिंटू से, तो चिंटू ने पता है क्या पूरे होटल में जाकर के बोला था कि साहिल तो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो वो किसी और के साथ कैसे रह सकती है, ऐसी सारी चीज़ें तुम लोगों को बता दी थी मैंने। फिर उसके बाद में अब मैंने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया। मैंने बोला कि सबसे पहले जाकर के तो मेरे को मेरा बनाने का है, क्लियरेंस खत्म करने का है। तो ठीक है, तो मेरे को ऐसे ना उसमें हर एक डिपार्टमेंट में जाकर के हर एक मैनेजर का साइन लेना होता है। तो अब मैं हर डिपार्टमेंट पहले तो मैं एचआर में गई, और पहली बात तो ये कि मेरे जाने से पहले सारे मैनेजर्स को मेरे कारनामे पता चल गए थे। ठीक है, तो अब मैं पहले एचआर में गई, एचआर मेरे को ऐसे देख रहा है साइन कर रहा है। ठीक है, मैं समझ गई थी कि भाई तेरे को पता है, पर तो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मेरा लास्ट डे है। ठीक है, फिर सारा हो गया, वो मेरे को जज कर रहा था। मैं बोली कर ले, क्या बोलूँ, मेरे को शर्म तो बहुत आ रही थी, ऑकवर्डनेस बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद में मैं गई थी दूसरे मैनेजर्स, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं सब में, वो सब मेरे को ऐसे देख रहे हैं। यहाँ तक कि जीएम के पास मैं जब गई थी ना लास्ट बाय बोलने को, तो वो भी मेरे को ऐसे देख रहा था। ठीक है, लेकिन अलग के लिए कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि मेरा लास्ट टाइम था। उसके बाद में सारी चीज़ें हो गई। फिर हम लोग खाना खाने को चले गए थे, और खाना खाते समय चिंटू आता है, और चिंटू क्या बोलता है कि साइली तो ऐसा कैसे कर सकती है, वो कल का आया हुआ गेस्ट तेरे को उठा के लेके चला, ऐसा हो पॉसिबल है क्या, और तेरे को मालूम भी नहीं वो टर्की से है, तो वहाँ के लोग कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा उसने मेरे को वैसे ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी थी बेसिकली, पर मैं हो ही नहीं थी कि मैं बोली ये शट द फक अप बिच। ठीक है, आई एम इंडिपेंडेंट वुमन, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, डोंट टीच मी, डोंट टीच योर मदर। ये सारी चीज़ें मैंने उसको बोल के वहाँ से कल्टी मार ली थी। फिर उसके बाद से हमने कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया, क्योंकि अब मेरे को ऐसे दोस्त चाहिए भी नहीं अकेले। ये तो मेरी बात हो गई। फिर इसके बाद में आता है फैरत का। फैरत को इतना ज़्यादा पता है इन लोगों ने प्रेशर दे रखा था ना कि तू साइली के साथ में, मेरे मैनेजर्स थे ना, मैं जहाँ काम करती थी, जो मेरे मैनेजर्स थे बेसिकली, वो जाकर के फैरत को बोलते थे कि साइली के साथ क्यों तू ऐसा कर, मतलब तू क्यों साइली को तूने चुना या चूज़ किया, वो अच्छी लड़की नहीं है, उससे ज़्यादा रूड इंसान तो मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा है, उसको बात करने का ढंग नहीं है, और वो सबसे बस भिड़ती रहती है, दूसरा कोई काम धंधा नहीं है उसको, ऐसी सारी चीज़ें। फैरत बोला देखा है मैंने, लेकिन उसमें तुम लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती होगी, इसलिए वो भिड़ रहे हो। आई डोंट टॉलरेट बुलशिट थिंग्स गाइस, आई डोंट। तो ये सारी चीज़ें, और भाई मैं नहीं सह सकती भाई, अगर मेरे को कोई बुरा लग रहा है ना, कुछ चीज़ें खराब लग रही है, मैं जाकर के बोलूँगी, मैं बोलूँगी, सुनना है सुनो, नहीं तो भाड़ में जाओ, पर मैं बोलूँगी। ये सारी चीज़ें हो गई, और फिर उसके बाद में फैरत को बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होने लग गया, क्योंकि अब उसके सारे दोस्त उसको इग्नोर करने लगे, ये सारी चीज़ें और एक सुपरवाइजर की ऑडेसिटी तो देखो, ये जाकर के उसको बोलता है कि सर साइली के साथ में मत रहो, अगर तुमको चाहिए होगा ना तो मैं दूसरी लड़कियाँ भी ला दे सकता हूँ, ऐसे भी साइली में रखा क्या है करके। ऐसा कोई बोलता है वाला अपने गेस्ट को जा करके, पर उसने बोला। ठीक है, तो उसने उस चीज़ को इग्नोर किया, बोला कि नहीं आई एम हैप्पी विद साइली, सो आई डोंट वांट एनी अदर गर्ल करके। तो फिर वो चला गया, उसकी बेइज्जती हो गई ना, वो चला गया। फिर उसके बाद से इन सब लोगों ने उससे बात करना बंद कर दिया। तो अभी वो बोल रहा है कि भाई जो इतने दिन मेरे साथ में अच्छे से लोग बात कर रहे थे, मस्त खीखी मैं कर रहे थे, अब वो मेरे को कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है। तो मेरे को यहाँ रहने का ही नहीं, मैं क्या फोकट के पैसे दे रहा हूँ क्या इन लोगों को, ये लोग मेरे पर्सनल लाइफ में घुस रहे हो। अब तो ये पर्सनल हो गया ना, क्योंकि मैं तो चली गई होटल से और वो उसकी पर्सनल लाइफ है। तो उसने मना कर दिया, उसने बोला कि मेरे को तुम्हारे होटल में नहीं रहना, मैं दूसरा होटल देख रहा था। उसने एक दिन मेरे को कॉल किया और बोला कि भाई मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, मेरे को दूसरा होटल देखना है करके। मैं बोली होटल क्या देख रहा, खुद का घर करना, अब तेरे को इतने दिन यहाँ रहने के हैं तो क्या होटल में ही रहेगा अकेले अकेले, जा घर कर करके खुद का। तो उसने बोला हाँ यार ये भी तो बात सही है, जितना पैसा मैं होटल में दे रहा हूँ उससे कम तो मेरे को घर में देना पड़ेगा, मतलब फ्लैट में देना पड़ेगा करके। तो उसने बुक कर दिया, मतलब उसने बोला कि हाँ ठीक है। उसने उसी टाइम पे ब्रोकर को कॉल करा, उसने गूगल से ब्रोकर निकाली, ब्रोकर को कॉल किया, और एक अच्छे सोसाइटी में उसने फ्लैट देखा। उसको चाहिए था कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं फॉरेनर हूँ, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। तो उसने ऐसे सारी चीज़ें देखे, और उसको एक फ्लैट अच्छा लगा, और मेरे को भी अच्छा, मतलब वो मेरे को फोटोज भेज रहा था कि देख एक फ्लैट है, ये एक फ्लैट है, ये एक फ्लैट है। मैं बोली नहीं यार थोड़ा अच्छे देख करके। फिर हम लोगों को एक नरेंद्र नगर में पसंद आया था। अब तुम समझो नरेंद्र नगर में कहाँ पर। ठीक है, तो वो अच्छा लगा था, लेकिन उसने बोला था वो जो ब्रोकर था कि भाई इसके चांसेस नहीं है, अगर तुमने जल्दी से हाँ नहीं बोला तो ये चला जाएगा करके। और वही हुआ, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, क्योंकि हम सोच रहे थे, हम और ढूंढ रहे थे अगर मिल जाता अच्छा तो वो चला गया। और फिर हम लोगों को एक दूसरा मिला, बिल्कुल उसी के ही 1 किलोमीटर दूर पे, वो भी बहुत अच्छा था। और फिर हम लोगों ने उसको फाइनल कर दिया, तुरंत जाकर के फाइनल कर दिया। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने पता है शॉपिंग वॉपिंग करी और सारी चीज़ें लेकर के चले गए। मैं यहाँ पे लगा दूंगी जब हम लोग शॉपिंग कर रहे थे ऐसा कुछ। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने वहाँ जाकर के शिफ्ट कर लिया, फिर मैंने अपना जॉब ज्वाइन कर लिया, फिर हमारा सब नॉर्मल हो गया था, हम लोग बात करने लग गए थे। और कट टू डिसम्बर, ठीक है, ये बात थी सितंबर अक्टूबर की, उसके बाद में सब नॉर्मल चल रहा था। फिर अब कट टू डिसम्बर, अब डिसम्बर टू मई मेरे लाइफ के हेक्टिक, मतलब इतने ज़्यादा डिप्रेशन वाले मंथ बोल सकते हो कि जिसकी कोई हद नहीं। मतलब मैंने बहुत कुछ सोच लिया था उस टाइम पे, बहुत कुछ, बट लकीली मेरे पास एक फैरत नाम का इंसान था जो मेरे को ऐसे इमोशनली बहुत सपोर्ट करता था, उस वजह से मैं यहाँ हूँ, अदरवाइज आई डोंट नो। ठीक है, तो हुआ क्या था ना कि मई में, सॉरी दिसंबर में सब नॉर्मल चल रहा था, और मस्त हम लोग क्रिसमस ईव
ये सारी चीज़ों की प्लानिंग तैयारी वैयारी कर रहे थे। और एक टाइम पे था उसके दोस्त का बर्थडे आ गया बीच में, तो वो मेरे को बोलता है कि मेरे दोस्त का बर्थडे पार्टी है तो मैं जाऊँ क्या करके। तो मैं बोला हाँ जाना, क्या बड़ी बात है करके, तेरे को जाना है तो जा, दोस्त की बर्थडे पार्टी है तो। पर मेरे को ना पूरे रात भर ऐसे लगा कि नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि मेरे इंस्टिंक्ट्स बोल रहे थे कि गलत है करके मत जाने दे। तो फिर मैंने उसको दूसरे दिन जाकर के बोला कि यार मत जा, कैंसिल कर दे करके, नेक्स्ट टाइम पे देख लेंगे। तो वो क्या बोलता है, यार मैंने तो उसी दिन कॉल करके बोल दिया था, तूने हाँ बोला तो मैं बोली एक काम कर, जा चले जा, देख लेंगे जो कुछ है। तो वो गया, ठीक है, उसको वो अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी पे गया और मैं अपने ड्यूटी पे चली गई थी। दूसरे दिन मैं जब ड्यूटी पे थी, उसने मेरे को मैसेज करा, कॉल नहीं किया, मैसेज किया, एक फोटो भेजी और यहाँ का दिखा पूरा रेड, पूरा व्हाइट व्हाइट हो रखा था, ठीक है। मतलब ऐसा व्हाइट नॉर्मल इज ओके, बट ये वाला जो व्हाइट है ना, दैट इज नॉट नॉर्मल। तो पहले दिन मेरे को लगा किसी ने बुक्का बुक्का मार लिया होंगे, लोगों की मारपिटी हो गई होंगी ऐसा कुछ करके पी पा के। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, चिल गाइस। फिर उसके बाद में जब मैं उसके घर गई ना अपने ब्रेक टाइम पे करीबन 2-2:30 बजे, तो मेरे को दिखा कि वो बंदा बिस्तर मतलब बेड पे ऐसे पड़ा है और उसके हाथ पैर में चोटें लगी है। और यहाँ पे मैं जाते तक कि यहाँ पे अभी वो ग्रीनिश पर्पलिश में ऐसा हो गया है करके। अब मेरी फट गई, अब मैं क्या करूँ करके। तो सबसे पहले तो मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट जा करके ली, और लकीली फराद का जो नेबर था ना, उसकी जो डॉटर है वो डॉक्टर थी। तो मैंने पहले उससे जाके बात किया, मैंने उसको बोला कि देख ऐसा ऐसा सीन हो गया, अब मैं क्या करूँ करके। तो उसने बोला पहले तो हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट लेकर के। तो हम लोगों ने उसकी हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट ली थी, हॉस्पिटल का भी नाम बताओगे। तो फिर अपॉइंटमेंट ली और फिर मैंने चैट जीपीटी किया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, मैं क्या करूँ करके। तो चैट जीपीटी ने बताया कि पहले डेटॉल से क्लीन कर, एंटीसेप्टिक लगा और बैंडेड कर दे, और यहाँ पे अगर सूजन वगैरह होगी तो आइस पैक लगा करके। मैं बोला हाँ ये बात तो सही है। तो मैंने वो पूरा दिन मैंने वो किया। फिर रात में हम लोग 6 बजे के करीब करीब शाम को हॉस्पिटल लेके चले गए उसको, और डॉक्टर ने बोला एक्सरे करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो एक्सरे करना पड़ेगा। तो देखा तो यहाँ की हड्डी क्रैक हो गई थी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की क्रैक हो गया था, पैर क्रैक हो गया था, और हाथ उसका मतलब ऐसा लचक नहीं कि मोच आने जैसा वैसा हो गया था, तो वो हिल नहीं पा रहा था। पैरों से तो बिल्कुल नहीं हिल पा रहा था, बस उठ रहा था, एक पैर पे उठ रहा था और बस। तो मैंने उसको पूछा कि भाई इतना सब कुछ हुआ कैसे। तो वो बोलते पता नहीं यार, हम लोगों ने बहुत ज्यादा पी रखी थी और शायद से पीछे से आके किसी ने धक्का दे दिया, तो मैं सीधा पुल पे मुंह के बल गिरा, और मेरा जो पैर है, तो जो पुल होता है ना, तो सपोज यहाँ पे पुल का ये है और यहाँ से फिर पानी रहता है, तो उसका जो पैर है वो यहाँ लगा, और जो उसका हेड है क्योंकि वो लंबा भी है, तो उसका जो हेड है वो जाकर के सीधा धप से नीचे लगा है। मैं बोली भाई, इसीलिए मैं तेरे को मना कर रही थी कि मत जा करके। पर तू गया क्या ना, आदमी लोग औरत की बात नहीं सुनते हैं, तो वो तो तुमको भुगतना पड़ेगा। तो फिर ऐसा सब कुछ हो गया। डॉक्टर फिर बाद में बोलता है कि यहाँ पे प्लास्टर वास्टर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा 10-12 दिन, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑपरेशन वगैरह के हिसाब से करना पड़ेगा। तो बोलते नहीं, 10-12 दिन की मेरे को दवाई दो, मैं जाकर के, मैं वैसे भी टर्की जाऊंगा तो मैं वहाँ जाकर के अपने डॉक्टर को दिखाऊंगा। वैसे भी उसके नाक की कुछ सर्जरी वगैरह हुई थी, तो उसके डॉक्टर को उसकी हिस्ट्री पता थी। तो वो गया टर्की, और डॉक्टर ने बोला कि नहीं इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर थोड़ा मेडिकेशन पे ध्यान दोगे तो हो जाएगा करके ठीक, थोड़ा कैल्शियम वगैरह ज़्यादा ले लो, ठीक हो जाएगा करके। ज़्यादा नहीं था, चखना चखना नहीं हुआ था, बस क्रैक हुई थी लकीली। फिर वो टर्की गया था, फिर टर्की से वापस भी आ गया उस टाइम पे, क्योंकि वो 5-6 दिन के लिए जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता था। तो हर 40 दिन में वो टर्की वापस जाता था पूरे 1 साल में। तो फिर वो आया टर्की से, और जैसे वो टर्की से आया मेरा एक्सीडेंट हो गया। और मेरा एक्सीडेंट उससे भी खतरनाक, मतलब उससे ज़्यादा तो नहीं, लकीली वो हॉस्पिटल गया था तो वो बच गया, पर मैं हॉस्पिटल नहीं गई, क्योंकि मेरे को हॉस्पिटल जाना पसंद ही नहीं है। तो हुआ क्या था ना, मैं अपनी ड्यूटी से वापस आ रही थी, 7 बजे की बात थी, मैं ड्यूटी से वापस आ रही थी, और एक बंदे ने आकर के मेरे को ठोक दिया, और वो हिट एंड रन केस मतलब हिट एंड रन हो गया था, ठीक है। तो मैं गोल गोल होते होते कुछ 50-60 किलोमीटर 50-60 मीटर की दूरी पे पहुंच गई थी। और मैंने जब देखा, एक तो मेरा सर भी भन्ना रहा था और मेरा पैर पूरा छिल गया था, मतलब ना ऐसा जूता वूता फट गया था, और मैंने इतना मोटा पैंट पहना था क्योंकि ठंडी का टाइम था, तो वो भी फट गया था, मेरे जूते फट गए, मेरा हुडी फट गया, मेरा सब फट गया। हुडी मैंने फैरत की पहनी थी, सब फट गया था और फिर मैंने जब अपना पैर देखा ना, तो ऐसा खून टपक रहा था, और ना वो जो स्किन है ना, एंकल की स्किन, वो पूरी की पूरी छिल चुकी थी और पूरी हड्डी दिख रही थी। तो इस साइड में तुम लोग वो दिख रहा है, हाँ इस साइड का ये पूरा ऐसा एंकल, ये पूरा एंकल ऐसा फट गया था। तो अब मेरी फट गई। मैं बोले अपने घर 10 किलोमीटर दूर जाऊँ या फिर मैं फैरत के घर जाऊँ करके। तो फैरत का घर सिर्फ 2-2.5 मीटर की दूरी पे था, तो मैं बोली फैरत के घर चले जाते, क्योंकि स्पेयर की भी है मेरे पास में, और लकीली स्पेयर की थी, नहीं तो मैं क्या करती, क्योंकि फैरत घर पे नहीं था, अपने बाल कटवाने को गया था। तो मैं फैरत के घर चली गई, और मैं जाकर के वहाँ सो गई, क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं, अब मैं क्या करूँ बोल करके मैंने ब्लैंकेट उठाया और मैं सो गई। फिर फैरत आता है और वो देखता है कि भाई घर के लाइटें चालू है और ये घर पे है, और ये ऐसी सो गई पड़ी है बिना कपड़े चेंज करे, ऐसे कैसे। तो उसने जब ब्लैंकेट हटा करके देखा, तो वो खुद बनना आ गया, वो पहले तो खुद ऐसे हो गया था कि भाई क्या हो गया तेरे को, अभी जस्ट मैं ठीक हो गया और अभी तो फिर से। तो फिर मैंने बोला कि पता नहीं यार, एक बंदे ने आके ठोक दिया और अभी ऐसा हाल हो गया, मेरा सर बनना रहा है, मेरा सर दुख रहा है, सब हो गया। तो बोलते चल ठीक है हॉस्पिटल जाना। हॉस्पिटल नहीं जाने का, मेरे को हॉस्पिटल जाना होता तो इधर आती क्या, हॉस्पिटल चली जाती ना, नहीं जाने का, मैं बस थोड़ा बैंडेड कर लूंगी और दवाई खा लूंगी, मतलब पेन किलर खा लूंगी, ठीक हो जाऊंगी करके। तो वो अब मैं अपनी जिद पे अड़ी, वो मेरे को बोल रहा चल चल चल, मैं बोल रही नहीं नहीं नहीं, और मैं अपने जिद पे तो जिद पे, मैं नहीं मानती फिर किसी की बात। तो मैंने चैट जीपीटी करा कि मैं क्या करूँ, तो उसने बोला डेटॉल लगा ले और एंटीसेप्टिक लगा लो, बैंडेड कर ले। तो डेटॉल और एंटीसेप्टिक तो पहले से ही था, क्योंकि मैं फराज के लिए लेके गई थी। तो मैंने वो सारी चीज़ें लगा ली, पेन किलर खा ली और सो गई, उठी नहीं। और फिर दूसरे दिन मैं उठी, तो अब मेरे को ड्यूटी पे जाना था, नहीं जाती तो मेरी वो गेंडी सांडी
अब हाँ, मैं बॉडी शेम नहीं कर रही हूँ, पर उसने जो हरकतें मेरे साथ करी है ना, जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है, मैं बताऊँगी वो सारी भी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हो गई, फिर मैं ड्यूटी पे गई और वो उस बंदी को फ़र्क ही नहीं हुआ। मैंने बैंडेड निकाल के गई थी मैं, ताकि उसको दिखे कि देख मेरे पैरों में लगा है, मैं काम नहीं कर सकती, तो मेरे को छुट्टी दे। फिर भी उस बंदे ने मेरे को छुट्टी नहीं दिया, मेरे को एक टाँग पे खड़ा रखवाया था, पता है? अगर मैं इसके ऊपर दूसरी स्टोरी बनाने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे ज़िंदगी का ऐसा ट्रॉमा है जो मैंने किसी से शेयर नहीं करा, बस एक फ़रहत को पता है, और बाकी फिर फ़रहत ने मेरी मम्मी को बता दिया था, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो गया था। मैंने उस लेवल के थॉट्स पे सोच लिए थे। तो उसने मेरी मम्मी को बताया, बस मेरी मम्मी को, फ़रहत को पता है ये बात, और किसी को नहीं पता। और ये अभी भी मेरे दिल में, पता है, ऐसे जलती है, मतलब बहुत तकलीफ देती है। पर लेट इट बी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स। इसके लिए मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी, और ये पूरा का पूरा भंडारा मैं तुम लोगों को दे दूंगी, ताकि मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ। सॉरी, आई एम लिटिल बिट मीन गाइस। तो ये सारी चीज़ हो गई, और फिर अभी ऐसे ही दिन निकल गए, और 1 महीना 1.5 महीना हो गया, मेरा पैर ठीक ही नहीं हो रहा था। मतलब ठीक हो गया था, बाद में ठीक हो गया था, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी, मैं अपने हाथों से मलम पट्टी कर रही थी, तो धीरे धीरे वो ठीक हो गया। फिर उसके बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि मैं और फ़रात, हम लोग बस ऐसे ही कॉफ़ी पे बैठे थे, एंड आई जस्ट आस्क्ड हिम कि क्यों ना हम लोग एक यूट्यूब वीडियो चालू कर ले, मतलब यूट्यूब चैनल चालू कर दे। वैसे भी मेरे को ना वीडियोस बनाने का बहुत शौक है करके, बट बिकॉज ऑफ माई लाइफ मैं नहीं बना पाती हूँ। तो वो बोलता कि नहीं यार, फिर हेट वेट मिलेंगे तो मेरे को नहीं चाहिए। और तब उस टाइम पे उसको ना सारे सीन पता थे, वो केरला स्टोरी वगैरह निकल गई थी, तो उसने बोला कि तेरे को भी हेट पड़ेगी और मेरे को भी हेट पड़ेगी करके, उससे अच्छा है कि रहने देते। और तो ऑलरेडी इतने सारी चीज़ों से निकल रही है, और दूसरे हेट्स आएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो मैं बोली देख लेंगे ना, साथ में मिलकर कर लेंगे, अब जब इतना मिल ही रहा है तो मतलब समझ लेंगे कि ये एक स्ट्रगलिंग पीरियड था, ऐसा कुछ था, जो कुछ भी है। तो उसने बोला कि देखते हैं करके, मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ। तो कट टू नेक्स्ट डे वो आता है और बोलता है कि चल छोड़ना, देख लेते हैं, हाँ बनाते हैं करके। तो उस टाइम पे हम लोगों ने वीडियोस बनाना चालू कर दिया था, क्योंकि वो नया नया मोटिवेशन था, और पोस्ट भी कर दिए। तो गिन के 3 पोस्ट किए थे गाइस, मैंने गिन करके सिर्फ 3 पोस्ट, ठीक है, वीडियो, लॉन्ग वीडियो तुम लोग अभी भी देख सकते हैं। और वो ना पहले दूसरे पोस्ट में, पहले दूसरे वीडियो में फरहत का वो जो घर भी है, मतलब जो घर हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, वो तुम लोग जाकर के वहाँ देख सकते हो। मतलब मैंने होम टूर तो नहीं दिया था, बट ऐसे तुम लोगों को ना थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसा घर था। थोड़ा फ्लावरी फ्लावरी था, पर अच्छा है, मेरे को अभी भी अच्छा लगता है। मेरे को, मैं सोच रही कि मैं जाकर के घर खरीद लूँ, इतना ज़्यादा अच्छा है। फिर वाइब्स बहुत अच्छी आ रही थी, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ऐसा ना कोजी वाइब्स थी वहाँ पर। फिर उसके बाद में कट टू एक 15-20 दिन, उसको उसके बॉस से फ़ोन आता है कि भाई तेरा तो काम हो गया है, यहाँ पे प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, तो अभी तेरे को घर जाना पड़ेगा। तूने ऑलरेडी एक्सटेंड किया था 3 महीना, वो भी सिर्फ मेरे लिए किया था गाइस। तूने ऑलरेडी एक्सटेंड किया था, और अभी तो एक साल हो गया, 1 साल में प्रोजेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। तो तेरे को भी 7 मार्च को निकलना है, किसी भी हालत में, प्रोजेक्ट खत्म हो ना हो, तेरे को बस निकलना है, क्योंकि तेरा वीज़ा वैसे भी एक्सपायर हो रहा है। अब मैं फिर से टेंशन में आ गई कि तू मेरे को छोड़ के मत जाओ प्लीज़, मेरे को नहीं पता इसके बाद की ज़िंदगी क्या होने वाली है। मतलब हो सकता है तू मेरे से ब्रेकअप कर दे, या मैं तेरे से ब्रेकअप कर दूँ, ऐसा सारा टेंशन। और ऊपर से मेरा वर्क लाइफ का chaos अलग से, ठीक है। तो ये जो 2 महीने थे ना मेरे लाइफ के, मतलब मार्च अप्रैल मई, फरहत जाने के बाद का 3 महीने, ये इतने खतरनाक थे जिसकी कोई हद नहीं है। फिर मैंने होटल छोड़ दिया, मैं बोला चूल्हे में जाओ, भाड़ में जाओ, तुम्हारे काम, मेरे को काम ही नहीं करना है तुम्हारी जगह पे। फिर मैंने एक और चांस दे करके एक वर्ल्ड, सॉरी, इंडिया के वन ऑफ दी लग्जोरियस होटल में अप्लाई किया। मेरे को लगा नाम लग्जोरियस है तो काम भी लग्जोरियस होगा करके, और हो गया भाई। और पता है लकीली फिर वो केरला, मतलब केरला में थी मैं, मस्त होटल था यार, मस्त था। तो लकीली उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा हील हुई हूँ, क्योंकि मेरे को दोस्त भी ऐसे मिले, और साथ ही साथ एक पार्टनर भी ऐसा था जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटिव था, बहुत इमोशनली सपोर्ट कर रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा हील हो गई थी उस टाइम पे। और फिर कट टू सम मंथ्स, नेक्स्ट मंथ मेरे को कुछ दोस्त भी अच्छे मिले थे, जिसका नाम मेघा है, कट टू सम मंथ्स मेरे को भी हिट करने लग गया था लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि 9 महीने होने वाले थे हम लोगों को दूर रहते हुए। अब मैं बोली कि देख 9 महीने हो गए, ऊपर से हम लोग अभी भी टच में हैं, तो अभी तो मिलना चाहिए, अगर नहीं मिले ना तो फिर वो गलत हो जाता है करके। तो मैंने जॉब छोड़ने का कोशिश ट्राई किया, मैंने रिज़ाइन किया। मैं 2 महीने पहले से रिज़ाइन पेपर डाल रखा था, पर कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, ठीक है। फिर फाइनली मैंने सबको जाकर के धमकी दे रखी थी, हाँ वहाँ की भी बात अलग है यार। तो फिर मैंने सबको धमकी दे दी कि मेरे को छोड़ने दो, नहीं तो फिर तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो फिर बाद में छोड़ने को दिया, और फिर मैंने जहाँ पे अप्लाई किया था वो एक था इंडिया और टर्की के बीच वाली कंट्री की, मतलब मेरे को ज़्यादा दूर भी नहीं जाना था, ज़्यादा पास में भी नहीं जाना था। तो मैंने ऐसी जगह पे अप्लाई किया जो थी इंडिया और टर्की के बीच में थी वो कंट्री, मतलब मिडल ईस्ट ही समझ लो, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि हाँ भाई हो तो गया है, लेकिन तुमको 1 महीने बाद में ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि वीज़ा प्रोसेस फलान ढिमका, ये सारी चीज़ें थोड़ी लंबी है, तो 1 महीने तक के तुमको घर में बैठना पड़ेगा। मैं बोली 1 महीना घर में बैठने से अच्छा मैं क्या करूँ करके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जा कर के टर्की के वीज़ा के लिए अप्लाई कर दूँ। मेरे पास सेविंग्स वेविंग्स भी थी, तो मैंने टर्की के वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया था। फिर उसके बाद में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मैंने फरहत को नहीं बताई थी बात है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तब मैं केरला में ही थी, केरला से ही डायरेक्ट अप्लाई किया था कोची से। तो फरहत को नहीं बताई थी, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सारी चीज़ें। अब रिजेक्ट कर दिया तो अब मैं क्या करूँ करके, तो मेरे को उसको कॉल करना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के लिए रिजेक्ट किया था। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला कि भाई देख मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो तू मेरे को भेज जल्दी से जल्दी, ताकि मैं अगले दिन जा करके अप्लाई कर सकूँ करके। तो उसने बोला तूने ये सारी चीज़ें का प्लान कर ली और तुम्हें एकदम से डॉक्यूमेंट्स मांग रही, पागल पागल हो गई है, तो इतने दूर आ रही है, वो भी अकेली, ऐसी सारी चीज़ें। तो उसने मेरे को बोला भी था कि 2 महीने रुकना, मैं खुद ही आऊँगा करके। मैं बोला नहीं यार 2 महीने फिर मेरे को तो दूसरे कंट्री में जाना पड़ेगा ना, वो बहुत लेट हो जाएगा करके। अभी कभी भेजना है तो भेजना, तो चूल्हे में जा करके। तो फिर उसने मेरे को भेजे, और फिर हो गया लकीली मेरा
पर प्रॉब्लम ये थी कि मेरे होटल में फ़ोन्स अलाउड नहीं थे। तो जब एम्बेसी वाले ने मेरे को कॉल किया तो मैंने 4-5 फ़ोन कॉल मिस कर दिए थे उन लोगों के, उठाए ही नहीं थे। तो एक बार मेरा जब ऑफ था तब उनका कॉल आया था, उन्होंने बोला तू पागल वागल है, तेरे को वीज़ा चाहिए ही नहीं, तू अप्लाई कर रही, कैंसिल कर दूँ क्या तेरा वीज़ा, ऐसी सारी चीज़ें। मैं बोला सॉरी मेरे वर्क प्लेस पे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मेरे को पता ही नहीं चला और मैं ऐसे अननोन नंबर से फ़ोन नहीं उठाती हूँ करके। फिर उसके बाद में तो अभी तो ट्रू कॉलर पे दिख गया था ना कि भाई वीज़ा से एम्बेसी से आया करके फ़ोन, तो मैंने उठा लिया था। लकीली, थैंक गॉड, ट्रू कॉलर, थैंक यू सो मच। तो फिर उसके बाद में मेरा वीज़ा हो गया और मेरा वीज़ा 4 तारीख के करीब आ भी गया था। और मैंने उसको बस वही रखा था, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना अभी भी है, तो उसने वो वीज़ा देख लिया कि भाई इसका पासपोर्ट ऐसे बेड पे क्यों पड़ा है करके। तो मैंने उसने देखा कि मेरा वीज़ा आ गया। उसने पूरे पूरे रेस्टोरेंट में ऐसा इग्नोर कर दिया और आकर के मेरे को सबके सामने से हक कर दी कि साइली कॉन्ग्रेचुलेशन, तेरा वीज़ा आ गया, ऐसी सारी चीज़ें। मैं बोला हाँ यार फाइनली अब मैं टर्की जा पाऊंगी। तो 17 तारीख की मैंने फट से फ्लाइट बुक कर ली थी और मैं टर्की आ गई थी। 18 तारीख को मैं टर्की आ गई थी। फिर ऐसे ही हम दोनों मस्त टाइम स्पेंड कर रहे थे। मैं ना फोटोज़ डाल दूंगी जब मैं पहली बार टर्की आई थी। तो हम लोग मस्त टाइम स्पेंड कर रहे थे साथ में। और फिर उसके बाद में अब मेरा जाने का टाइम आ गया। अब तो मेरा वीज़ा वूज़ा सब आ गया था। अब मेरे को जाने का था दूसरे, मतलब अपने वापस कंट्री में, या फिर जो जिस कंट्री में मैंने अप्लाई किया था उस कंट्री में मेरे को जाना था। अब मैं रोने गाने लग गई कि भाई मेरे को नहीं जाने का, मेरे को थोड़ी देर को छोड़, मेरे को चूल्हे में डाल, मेरे को नौकरी नहीं चाहिए, मेरे को यही रह लूँगी मैं, ऐसी सारी चीज़ें। फिर वो बोलता है लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तेरा वीज़ा सिर्फ 1 महीने का ही देते को, तू 1 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकती करके। मैं बोली अब मैं क्या करूँ, तू देख तेरे को क्या करने का, मैं तो नहीं जा रही यहाँ से, मैं इलीगली रह लूँगी, देख ले। और मैंने पता स्टोरी भी डाल दी थी कि फ्यू डेज़ मोर करके, बस ऐसा कुछ मैंने स्टोरी भी डाल दी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें फिर फैरत की मम्मी को पता चली कि भाई हाँ ऐसा हो गया। तो फैरत के कुछ कनेक्शन से फिर मेरे को यहाँ पे नौकरी मिल गई थी और मैं भी यहीं पे टिकी पड़ी हूँ, इन लोगों की छाती पे बैठ के खा रही हूँ। और अब मेरी अगले महीने शादी भी है। तो ऐसे सारे सीन हुई थी पता है। मतलब मेरे को अभी ना ये सारी चीज़ें देख के मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं बहुत सारी चीज़ों से गई हूँ। मतलब अगर मैंने तो तुम लोगों से बता के अपना ट्रॉमा वामा शेयर नहीं करा है, सारी सिर्फ खुशियों वाली बातें मैंने शेयर की है। बट अगर तुम मेरा ट्रॉमा भी देखोगे ना तो तुम लोग बोलोगे कि लिटरली भाई बनती, वो जो 2024 था ना मेरे लाइफ का, इतना बुरा ईयर, इतना ज़्यादा जिसकी कोई हद नहीं है। तो या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉच ना। लेट मी गिव अ शाउट आउट टू दोज पीपल जिन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है लास्ट फ्यू वीक से, जो मेरे टच में है। मैं उनसे बात भी करती हूँ ऑफकोर्स, अगर तुम लोग मेरे को मैसेज करोगे तो आई विल डेफिनेटली टॉक टू यू गाइज, यू नो। तो फर्स्ट इज अरशद, ठीक है, ये मेरा जूनियर है बेसिकली, बट ही सपोर्ट्स मी अलॉट। मेरे खुद के फ्रेंड्स से ज़्यादा इसने मेरे को सपोर्ट किया है, ठीक है। दूसरा है जिया खान, गर्ल आई लव यू सो 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 मच, may God bless you with everything you want in your life. Okay, next is Nandini, I got you girl, you know, I will meet you whenever I'll come back to Nagpur. उसके बाद में दिव्या पेटकर is also one of a genuine follower of mine, so yes, big shout out to her. Sampada, I think you're my sister's friend, but I really love you girl, whoever you are. Of course, Varsha Dharmode, how can I forget you girl? No, not at all. Then it's Ananya. Okay, second is Purvakshi. Yes, it's Purvakshi who helped me with my curls. Of course, Vidhi. How can I forget you, Vidhi? No, not at all. So these are the people. And my friend, Urvi and Megha. Love you all. Om, Laksh, and Brown Beauty. Of course, Payal. How can I forget you? Not at all. And Pri. I think it's Priya. Yeah, Priya. I love you all, you know. I love you all. If whenever you want to text me, yeah. If I get a time, I'll catch you back as soon as possible. So thank you so much for watching this vlog. Hope you like it and stay tuned for next video. और प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता देना, जैसे पिछले वीडियोस में मेरे को सपोर्ट किया ना, इसमें भी करो। एंड प्लीज़ मेरे को नेक्स्ट कंटेंट के लिए आइडिया भी दे दो। लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।